स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी पोजीशन पर ज्ञात करने के लिए। आप लोगों को हमने पिछले दो क्लास में हमने आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके बताया। उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके बताया। आज हम तीसरा नंबर का ज्ञात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस तरह से हमने आपको पहला नंबर दूसरा नंबर बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया, उसी तरह से हम दूसरा भी बहुत आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात करने वाले हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी भी बिंदु पर, ना वो अक्ष पे हो ना वो निरक्ष पे हो, यानी कि हमको कहीं भी रख देना है, तो उस जगह पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जब हम निकालते हैं, किसी बिंदु पर जब हम विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता निकालेंगे, तो ये कब लागू होता है, तो ये कंडीशन लागू होता है। इसमें 2a का जो दूरी होगा वो बहुत कम होगा r से। पहले हम बता दिया आप लोगों को, ये कंडीशन से ही दूरी हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं। तो यानी हम पहले बोल दिए 2a का जो दूरी है वो बहुत कम होना चाहिए r से। तो कैसे 2a क्या है, 2a क्या है, r, ये हम आपको फिगर में समझाते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं पहले। तो हम लिखते हैं यहाँ पर रेखा चित्र। देखिए, हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे और समझेंगे 2a बहुत कम होना चाहिए r से। ये कैसे होगा? जब तक कंडीशन आप नहीं लगाइएगा तब तक किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा पहले। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या करते हैं, दो ध्रुव ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा पहला ध्रुव है, ये मान लीजिए हमारा दूसरा ध्रुव है। इसका नाम A है और इसका नाम B है। ठीक है, दो ध्रुव है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर। तो दो ध्रुव हम पहले ले लिए। आप लोगों को हम अक्षीय स्थिति में बताए थे, जो सीधा सीधा जाएगा बीचों बीच वो अक्ष होगा, और इसके बीचों बीच जो लंब होगा वो निरक्ष होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी रेखा को मिला लेते हैं। तो ये देखिए, हम इसको क्या किए, मिला लिए। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें सीधा कर दें इसको। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा हो गया B। अब हम इसको आवेश दे देते हैं। ये हमारा प्लस Q आवेश है और ये हमारा माइनस Q आवेश है। ठीक है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। अब इसके बीचों बीच एक बीच के बीचों बीच होता है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु बीचों बीच होता है, और उदासीन बिंदु पर जब हम लंब डाल दें, उदासीन बिंदु पर जब हम लंब डालते हैं तो वो होता है निरक्षीय स्थिति। इसके सीधे सीध में जब हम कोई बिंदु रख देंगे तो वो अक्ष होगा, इसके ऊपर उससे हम जब कोई बिंदु रख दें तो वो निरक्ष होगा। लेकिन हमको ऐसा जगह रखना है कि वो ना अक्ष पे हो ना वो निरक्ष पे हो। तो हम क्या करते हैं, पहले उदासीन बिंदु पर लंब डाल देते हैं। तो ये देखिए, हम क्या किए, उदासीन बिंदु पर लंब डाल दिए। ठीक है, अब देखिए, ये अक्ष ये निरक्ष। तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं जो किसी भी जगह पर है, जो किसी जगह पर है, ना अक्ष पे है ना निरक्ष पे। तो हम यहाँ मान ले, जिसका नाम है C, और ये एकांक धन आवेश। यहाँ जो हम बिंदु माने हैं, ये हमारा चिन्ह परिपाटी है, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये हमारा एकांक धन आवेश है, जिसको हम +1 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने के लिए सिंपल सा ट्रिक लगाना है। क्या कि इस फिगर को हम पकड़ के, इस फिगर को हम, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो हैंडल घुमाते हैं, एक बार इधर, अगर इधर जाना है तो इधर घुराते हैं, इधर जाना है तो इधर घुराते हैं। इसी तरह हम इस हैंडल को पकड़ेंगे, इसको उठा के ऐसे कर देंगे। जब इसको हम उठा के ऐसे कर देते हैं तो ये प्लस Q यहाँ आ जाएगा, ये माइनस Q यहाँ आ जाएगा। तो जब ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा तो इसके अक्ष पे आ जाएगा। ये बिंदु ये बिंदु किस पर आ जाएगा, इसके अक्ष पर। तो अक्षीय स्थिति हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको घुरा के हम ऐसे कर लेंगे। तो ये वाला जो लाइन है ये घुर के यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो निरक्ष पे आ जाएगा। तो दो कंडीशन हम ज्ञात करेंगे, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। दोनों कंडीशन चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको अब उठा के हम यहाँ कर दें। तो चलिए देखिए, जब हम प्लस Q को उठा के यहाँ कर दें तो मान लीजिए ये यहाँ आ गया,
ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ गया, ठीक है। और ये सॉरी अक्षीय पहले ला लेते हैं, पहले अक्षीय स्थिति पर लाते हैं तो इसको हम ऐसे घुराते हैं, तो इसको मान लीजिए ये यहाँ आ गया, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ गया और ये माइनस क्यू आवेश मान लीजिए यहाँ आ गया, ये माइनस है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसको हम ये देखिए, अब देखिए इसको अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो पहला कंडीशन हम जो अक्षय स्थिति ज्ञात किए थे वो इसी तरह का फिगर था, ये हो गया। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, इसको हम घुरा के ऐसे कर देंगे। तो जब इस फिगर को हम घुरा के ऐसे करते हैं तो ये वाला जो लंब है ये इस पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति हम ज्ञात कर लिए, अब दूसरा हमको ज्ञात करना है निरक्षीय। अब इस प्लस को उठा के हम यहाँ ला दें, देखिए तो यहाँ आ जाएगा ये हमारा प्लस क्यू आवेश। तो जब ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस क्यू आवेश। अब इसको भी हम क्या कर दें, मिला देते हैं। तो चलिए देखिए मिलाते हैं कैसे। देखिए मिला दिए। अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति, और अगर इसको हम देखते हैं तो ये आ गया अक्षीय स्थिति। तो दो कंडीशन हम ज्ञात किए और इसको हम उस पोजीशन पर ला दिए कि एक बार अक्षीय स्थिति बन जाता है और एक बार निरक्षीय स्थिति बन जाता है। जब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिगर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो हम क्या किए, दो द्विध्रुव माने एक का नाम प्लस दिए, एक को हम माइनस आवेश दिए। अब इस आवेश से हम ऐसे जगह पर हम एकांक धन आवेश रखे जो ना अक्ष पे था जो ना निरक्ष पे था, तो यहाँ पर हम रख दिए। अब इस एकांक धन आवेश की जगह को इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या किए, इस फिगर को एक बार ऐसे घुराए कि अक्ष पे आ गया और इसी को फिर ऐसे घुराए कि वो निरक्ष पे आ गया। तो दो कंडीशन हम ज्ञात किए, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इस तरह का हमको फिगर देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हम एक घटक खींचते हैं इस बिंदु से। अब देखिए ये ओ बिंदु उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु से ये सी बिंदु जो है मान लेते हैं कितने दूरी पर है, आर दूरी पर है। कितने दूरी पर, आर। तो उसके साथ ये कोण बना, मान लीजिए ये क्या है, थीटा। तो आर दूरी पर एक बिंदु रखा गया है सी, जो है आर दूरी पर रखा गया और ये इसके साथ कैसा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या खींच लेते हैं, एक घटक खींचते हैं। तो घटक देखिए क्या खींचेंगे, तो घटक दो खींचाएगा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर घटक हम खींचते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ जब ये कोण थीटा है तो संगत कोण से ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जो है ऊपर हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। संगत कोण है ये थीटा, ये थीटा। तो थीटा के जो पास वाला या कोण के जो पास वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं कॉस। उसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। कोण के पास वाले भुजा को कॉस बोलते हैं और कोण से दूर वाले भुजा को साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन बोलेंगे, ये आपको समझना है। कोण के पास वाले को कॉस, कोण से दूर वाले को साइन। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हम इस फिगर को घुरा रहे हैं तो बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। इसलिए हम इसके जगह पर जब यहाँ पर हम भुजा लगा के कोण लिख रहे हैं कि कोण के पास वाले भुजा को कोस बोलेंगे, दूर वाले को साइन बोलेंगे, तो इसके साथ हम आघूर्ण लगाएंगे जिसका नाम है पी। तो यहाँ भी लगाएंगे हम पी। और आप लोगों को पता है पी जो होता है वो 2qa के बराबर होता है। ये आप लोगों को हम पिछली क्लास में हम आप लोगों को बता दिए। ये है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है दोनों ध्रुव के, दो ध्रुव के बीच की दूरी तथा दोनों में से कोई एक आवेश का गुणनफल। दोनों ध्रुव के बीच का दूरी। अब देखिए यहाँ का बीच का दूरी होगा कि नहीं, हम आप लोगों को अगर बोल दें यहाँ से यहाँ तक दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक दूरी a है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी 2a हो जाएगा, होगा कि नहीं, कुल दूरी 2 हो जाएगा। तो अब बल आघूर्ण क्या होता है, दोनों ध्रुव के बीच की दूरी तथा उनमें से कोई एक आवेश के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, इन कंडीशन में यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दो कंडीशन निकाल लिए, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, पहले हम ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति के लिए।
तो यहां पर लिखना है हमको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम बोल देते हैं E1, क्योंकि दो को हम लिखे हैं तो पहले वाले को E1 बोल देते हैं। अब आप लोगों को हम अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए, कंडीशन लगा के, क्या लगा के, कंडीशन लगा के आप लोगों को हम ज्ञात करने के लिए बता दिए थे। तो E1 बराबर फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ P/R³, 2P/R³, ये होता है। आप लोगों को हम कंडीशन लगा के अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला ज्ञात करके बताए थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³। लेकिन अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर P के साथ लगा है क्या, cos थीटा, इसलिए हम P के साथ क्या लगाएंगे, cos थीटा का यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। इसी तरह हम दूसरे का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जिस तरह से अक्षीय स्थिति के लिए E1 बोले तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या बोल देते हैं, E2। तो अब लिख देंगे इसको E2 बराबर, फॉर्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R³। एक बात ध्यान में रखिएगा, हम कंडीशन से फॉर्मूला लिख रहे हैं, कंडीशन वाला फॉर्मूला, तो कंडीशन लगा के ये फॉर्मूला और कंडीशन लगा के ये फॉर्मूला हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात किए हैं। अब देखिए निरक्षीय स्थिति ऊपर वाला है, ये निरक्षीय स्थिति इसी को ना बताएगा जी, इसी को इंगित करता है। तो उसके साथ P के साथ क्या लगा है, साइन थीटा, तो यहाँ लगा देंगे हम साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। जब दो हमको तीव्रता ज्ञात हो गया तो अब निकालना हमको परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी इधर निकलेगा, देखिए परिणामी इधर निकलेगा। तो मान लीजिए ये हमारा विकर्ण है, ये हमारा क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं विकर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही करते हैं। तो एक लंब एक आधार, मान लीजिए ये लंब है ये आधार है, तो लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता को हम बोल देते हैं E। क्या बोल दिया, E। देखिए ये इस तरह से है, परिणामी हमारा इधर है, ये हमारा जो है इस एकांक धनावेश का तीव्रता इधर बोल जा रहा है। तो जब एकांक धनावेश का तीव्रता इधर है तो परिणामी इधर निकालेंगे, तो इधर क्या होगा, विकर्ण। इसके लिए ये विकर्ण का काम करेगा, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो परिणामी तीव्रता को E बोल दिए, तो E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है निरक्ष और आधार है अक्ष, तो हम दोनों के लिए निकाल रहे हैं, निरक्ष और अक्ष दोनों के लिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम घेर के लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ये हो गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये भी करने के पाइथागोरस प्रमेय से जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला यूज किए। अब देखिए यहां से हम आगे चलते हैं। तो E बराबर, अब दोनों का मान पुटअप कर लेते हैं। क्या होता है, E1 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P cos थीटा बटे R³ का होल स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी यहाँ पर रूट नहीं लगेगा, रूट तो पहले से है, फिर लग जाएगा। E1 का लिखे, E2 का लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P साइन थीटा, यही ना है, P साइन थीटा बटे R³ है तो R³, ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो ये हमारा E1 और E2 का मान लिख लिए। अब देखिए इसमें से जो कॉमन जो चीज कॉमन होता है उसको हम करते हैं बाहर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, P है, यहाँ R³ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, P है और यहाँ R³ है। जो चीज कॉमन है उसको कर लेते हैं, उसका स्क्वायर खत्म रूट खत्म, आपको पता है स्क्वायर खत्म करते हैं रूट खत्म हो जाता है, तो वो हम कर लेते हैं उसको बाहर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाहर हो गया बटे R³ हम कर लिए बाहर। तो जो बच गया उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो बचा कौन कौन, तो इधर बचा 2 cos स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस इधर बचा साइन थीटा, इधर बच गया
साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा वही। अब इसका जब गुना करते हैं तो 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको लेके चलते हैं इधर से, ठीक है। चलिए यहां देखिए ई बराबर हम लिखते हैं यहाँ ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यूब है तो पी बटे आर क्यूब रूट अंडर, यहाँ देखिए 2 दूना 4 और कोस स्क्वायर थीटा, 2 का गुना इसके साथ भी होगा और कोस के साथ भी होगा तो 2 दूना 4 हो गया तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ई बराबर इधर लिखे 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 4 कोस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को पता होगा, ये फॉर्मूला है। तो जितना फॉर्मूला यूज होता है उतना हम लिखने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ है हमारा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए साइन को लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोस के साथ कितना लगा है, कोस के साथ माइनस लगा है, लेकिन इसके आगे में 1 छिपा है, कितना छिपा है 1, तो यहाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 में 1 गया तो 3 बचा, 4 में गया तो कितना बचा 3, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यूब रूट अंडर। अब देखिए यहाँ प्लस में 4 है, यहाँ माइनस में 1 है, तो प्लस वाला ही जो बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। तो 4 में गया तो बचा 3 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का बच गया 1। और ये जो हम ज्ञात किए यही है हमारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने जो है इनको बहुत आसान तरीके से ज्ञात किया। तो देखिए एक बार फिर से, हम जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए। इससे पहले हम अक्षीय स्थिति ज्ञात कर चुके हैं, निरक्षीय स्थिति ज्ञात कर चुके हैं। आज हम तीसरा कंडीशन लेके आए थे, किसी भी बिंदु पर कब लागू होगा, जब 2a का दूरी बहुत कम हो, जब तक 2a का दूरी बहुत कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाए हैं, यहाँ जो दोनों फॉर्मूला लगा है वो कंडीशन लगा के ही ये फॉर्मूला आता है, कंडीशन लगा के ये दोनों फॉर्मूला आता है, इसलिए हम कंडीशन लगाए, दोनों फॉर्मूला लिखे, दोनों फॉर्मूला का परिणामी तीव्रता ये लिखे और उसको हल किए। तो हमारा लास्ट आंसर आया ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यूब रूट अंडर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा क्लास? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।